अध्याय 9 नकल मत करना। एक दिन मैंने और सिया ने शहर घूमने का मन बनाया। हम दोनों मोहित भैया की इजाजत लेकर दोपहर के समय शहर घूमने निकल पड़े। सिया ने मुझसे रास्ते में कहा, राबिया, अब तुमने अपने पिता को देख लिया है, यानी तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे पिता कौन है, फिर तुम उनसे बात क्यों नहीं कर रही? सिया, पहली बात तो ये पक्का नहीं है कि सुनील अंकल ही मेरे पिता हैं, और दूसरी बात, अगर मैं उनसे मिल भी लूं तो मैं उनसे क्या बात करूंगी? वो सब बात की बातें हैं, लेकिन ये पक्का है कि सुनील अंकल ही तुम्हारे पिता हैं। तुम इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मोहित भैया ने ही मुझे उनकी कहानी के बारे में बताया था, और उनकी कहानी और तुम्हारे पिता की कहानी हूबहू मिलती है। मेरी मानो तो तुम्हें एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर राबिया खुश हो गई, लेकिन खुश होने के साथ साथ वो डर भी रही थी। उसने मुझसे कहा, सिया, तुम यकीन मानो, जब सुनील अंकल को मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लग रहा था कि वही मेरे पिता हैं, लेकिन मैं ये बात खुलकर किसी से नहीं कह पाई। मैंने ये बात तुम्हें बताना चाही, लेकिन मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। तो अब कर लो। अब क्या हुआ? शाम को सुनील अंकल आएंगे तो तुम उनसे मिल लेना और उनसे खुलकर बात कर लेना। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि हमारी मुलाकात छवि से हो गई। छवि ने हमारी ओर देखा और हमें बुलाकर अपने पास आने को कहा। हम दोनों उसके पास गए। उसने हम दोनों का स्वागत बहुत ही जोश में किया। वो हमें लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गई और हम तीनों बैठकर वहां बातें करने लग गए। बातों बातों में मैंने छवि से उसकी हकलाहट की समस्या और उसकी शुरुआत के बारे में पूछा। इसके जवाब में छवि ने मुझसे कहा, मेरी ये हकलाहट की समस्या लगभग 12 साल की उम्र के आसपास शुरू हुई थी। 12 साल की उम्र में? लेकिन हकलाहट की समस्या की शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई बच्चा बोलना सीखता है तो उसकी हकलाहट की समस्या भी तभी शुरू हो जाती है, लेकिन तुम्हारी 12 साल की उम्र में शुरू हुई, ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। दरअसल मेरी इस समस्या की शुरुआत नकल करने की वजह से हुई थी। नकल करने की वजह से? हाँ, नकल करने की वजह से। दरअसल जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मेरी कक्षा में एक लड़का पढ़ता था जिसको हकलाहट की समस्या थी। मैं अक्सर इसको चिढ़ाने के लिए उसकी हकलाहट की समस्या की नकल करती थी। मैं घर में भी उसकी नकल करती थी और स्कूल में भी। उसकी नकल उतारते उतारते मैं कब इस समस्या का शिकार हो गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन नकल करने से भी हकलाहट की समस्या हो जाती है, वो कैसे? जब मैं अपनी हकलाहट की समस्या का समाधान करने के लिए मोहित भैया के पास गई तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। उनके अनुसार नकल करने से दिमाग को ऐसा बोलने की एक आदत हो जाती है, और जितनी ज्यादा बार मैं उसकी नकल करूंगी उतनी ज्यादा ही ये आदत पक्की होती जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी अभिनेता को किसी किरदार का अभिनय बार बार करना पड़े तो वो अपने आप को उस किरदार का ही एक भाग मानने लग जाता है। उसके दिमाग को उस किरदार की एक आदत हो जाती है और कई बार तो वो उस किरदार से बाहर नहीं आ पाता। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी हकलाहट की समस्या से परेशान किसी व्यक्ति की नकल करते हैं और जब ये नकल बार बार दोहराई जाती है तो हमारे दिमाग को भी उसकी आदत लग जाती है और जाने अनजाने में हम भी हकलाहट की समस्या का शिकार हो जाते हैं। सच में? और क्या बताया? सिया ने हैरानी से पूछा। किसी हकलाहट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति की नकल करने के कारण उस व्यक्ति में पैदा हुई हकलाहट की समस्या को काबू करना जन्मजात हकलाहट की समस्या की अपेक्षा थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस प्रकार की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को पहले तो खुद को ही पता नहीं होता कि वो किसी की नकल करते हुए खुद इस समस्या का शिकार हो गया है, और जब तक उसे इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। यही सब मेरे साथ हुआ था, क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खुद इस समस्या की शिकार हो चुकी हूँ, लेकिन जब तक मैंने इसे महसूस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दिमाग को इसकी आदत हो चुकी थी, यानी मैं खुद हकलाते हुए लोगों से बात करने लग गई थी। फिर तुमने इसे काबू में कैसे किया? नकल करने से पैदा हुई हकलाहट की समस्या को काबू में करना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि इस प्रकार से पैदा हुई समस्या में पीड़ित व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है
और किसी से बात करने से डरने लगता है। उसका ये डर और आत्मविश्वास की कमी उसकी हकलाहट की समस्या को और बढ़ा देती है। इस प्रकार की समस्या से पीड़ित व्यक्ति सहमा सहमा सा रहता है। इसका कारण ये है कि पहले तो उस व्यक्ति को खुद को ही पता नहीं होता कि वो हकलाने की नकल करते हुए खुद इस समस्या का शिकार हो गया है, क्योंकि उसके मुताबिक वो सही बोल सकता है और उसे हकलाहट जैसी कोई समस्या नहीं है। परंतु जब वो कभी बोलते समय रुक जाता है या यूं कह लें कि हकलाने लगता है, तो वो अपनी इस परिस्थिति पर हैरान परेशान हो जाता है। इससे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। अपनी समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाया। इसमें मोहित भैया और सुनील अंकल ने मेरी बहुत मदद की। इसके लिए उन्होंने मुझे किसी अजनबी जगह में जाकर अजनबियों से बातचीत करने की सलाह दी। यानी मुझको किसी ऐसे शहर, गांव या कस्बे में जाकर वहां के दुकानदारों से खरीद फरोख्त करने के बहाने उनसे बातचीत करने के लिए कहा गया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर मैं कहीं उन दुकानदारों से बातचीत करते समय रुक जाती हूँ या हकलाने लग जाती हूँ, तो मुझे अपनी हकलाहट की समस्या को कारण हुई बेइज्जती की चिंता नहीं होगी और ना मुझे किसी बात का डर होगा, क्योंकि वो दुकानदार जिनके सामने मैं हकला रही हूँ वो कौन सा मुझे जानता है और ना ही कभी भविष्य में उससे कभी मुलाकात होनी है। इस प्रकार से मेरा डर समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौट आया। हकलाहट की समस्या पर काबू पाने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको विशेष तौर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों या स्पीच थेरेपी से जुड़े डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग जिनका मनोरथ सिर्फ धन कमाना होता है, वो आपको बेतुकी सी दवाएं और बेढंगी और बिना किसी अर्थ की तकनीक से आपकी हकलाहट की समस्या को हल करने का दावा करते हैं, जिससे निश्चित ही आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता और आपका इस सब से विश्वास उठ जाता है। अंत में आप हकलाहट को एक लाइलाज बीमारी समझकर इस पर भविष्य में नियंत्रण करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते। कुछ अच्छा भी क्या तुम मेरी एक बात का जवाब दोगी? मैंने कहा, हाँ राबिया, बोलो क्या पूछना चाहती हो। तुम्हारी और सिया की हकलाहट की समस्या एक जैसी है, लेकिन तुम दोनों की समस्या की शुरुआत अलग अलग उम्र और अलग अलग तरीके से हुई है। तो क्या तुम दोनों का कोर्स भी एक जैसा है? और मेरे कहने का मतलब है कि तुम भी वही कुछ करती हो जो कुछ सिया को उसकी हकलाहट की समस्या को काबू करने के लिए बताया हुआ है। हाँ, ये सच है कि हम दोनों को हकलाहट की समस्या है, लेकिन हम दोनों की हकलाहट की समस्या में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि सिया की हकलाहट की समस्या जन्मजात है, यानी कि बचपन से ही है। वो हकलाती है, लेकिन मेरी हकलाहट की समस्या नकल करने से पैदा हुई है। लेकिन तुम तो सिया के जैसे लगातार वहां नहीं रहती, तुम तो कभी कभार ही आती हो। ऐसा क्यों? क्या तुम हर रोज अपनी हकलाहट की समस्या संबंधी व्यायाम नहीं करती? नहीं, दरअसल मेरा घर इसी शहर में ही है, इसीलिए मैं हर रोज नहीं आती। मैं हफ्ते में एक बार आती हूँ और साथ ही मुझे स्कूल भी जाना होता है, इसलिए मैं इतवार को ही उनके पास आती हूँ। मुझे अपनी हकलाहट की समस्या को काबू में करने में 8 सत्र लगे। सत्र मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। सत्र मतलब मुलाकात। मैं हर इतवार को आती थी और हर बार मोहित भैया मुझे मेरी समस्या का कुछ न कुछ समाधान बताते थे। वो जो भी गतिविधि करने को कहते थे, मैं पूरा सप्ताह वही गतिविधि करती थी। इस प्रकार मैंने 8 मुलाकात यानी 8 सत्रों में अपनी हकलाहट की समस्या को काबू में पा लिया। क्या क्या होता था उन क्षेत्रों में? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम हमें इस बारे में विस्तार पूर्वक बता सकती हो? सिया, इसमें ऐतराज करने की क्या बात है? मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले सत्र में मुझे हकलाहट की समस्या के ऊपर थोड़ा बहुत भाषण दिया गया, जिसमें यह था कि हकलाहट की समस्या क्या होती है और ये कब पैदा होती है, जिससे मेरी हकलाहट संबंधी शंकाएं दूर हुईं, और साथ में श्वास संबंधी कुछ व्यायाम करने को दिए। दूसरे सत्र में व्यायाम के साथ साथ मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा गया, जो कि ऊंची आवाज में और धीमी गति से पढ़नी थी, और साथ में मुझे बोला कि जब भी मुझे समय मिले तभी मैं कोई ना कोई गीत गुनगुनाना शुरू कर दूं। व्यायाम के साथ साथ किताबें पढ़ने और गीत गाने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मेरी हकलाहट की समस्या में कमी आने लगी। तीसरे और चौथे सत्र में मुझे पहले वाला कोर्स दोहराने को कहा। मुझको
पहले शब्द पर अटकना यानी बात शुरू करते समय पहले अक्षर पर रुक जाने की समस्या नहीं थी, क्योंकि ये समस्या ज्यादातर बचपन से पैदा हुई हकलाहट की समस्या में होती है। मेरी मुख्य समस्या मेरा डर था, जो कि किसी के सामने हकलाने के कारण पैदा होता था, और ये डर मेरी समस्या को और भी बढ़ा देता था। मेरी हकलाहट की समस्या को खत्म करने के लिए मेरे इस डर को खत्म करना और मेरा आत्मविश्वास, जो कि मैं खो चुकी थी, उसे वापस लाना था। इसके लिए मुझको किसी अजनबी जगह जाकर वहां अजनबियों से बातचीत करने की सलाह दी गई। 5वें सत्र तक मेरी हकलाहट की समस्या में कमी आ रही थी और अजनबियों से बातचीत करके मेरा डर समाप्त हो रहा था, और साथ ही साथ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। अब जरूरत थी मेरे मंचन का डर, यानी ज्यादा तादाद में बैठे लोगों के सामने बोलने में आने वाली समस्या पर ध्यान देने की। 6ठे सत्र में मुझे इस समस्या के हल के बारे में बताया गया। मुझे एक आदम कद के आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बातचीत करने की सलाह दी। ये सलाह मेरे लिए ज्यादा कारगर सिद्ध हुई और मेरा मंचन का डर खत्म होने लग गया। अंतिम यानी 7वें और 8वें सत्र में मुझे उपरोक्त सभी कार्य करने को कहा गया, जिसमें सबसे पहले श्वास संबंधी व्यायाम थे, जिनको कि बेवकूफ व्यायाम भी कहते हैं, उसे करने को कहा। फिर किताबों को उपरोक्त बताए गए तरीके के साथ पढ़ना, और फिर खाली समय में गीत गुनगुनाना और आईने के सामने बैठकर अपने आप से बातें करना शामिल किया गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने ये सब कोर्स कब तक किया? मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें ये सब कोर्स कितने समय तक करने की सलाह दी गई? सिया ने पूछा। सिया, वैसे तो मेरा हकलाहट संबंधी कोर्स लगभग पूरा हो चुका है और मेरी समस्या भी काफी कम हो चुकी है, लेकिन मुझे उपरोक्त सभी गतिविधियां तब तक करने की सलाह दी जब तक कि मेरी समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तो तुम्हें ये सब करते हुए कितना समय हो चुका है? मुझे कोर्स करते हुए लगभग 10 महीने के ऊपर हो गए हैं और मेरी समस्या भी लगभग खत्म हो गई है। परंतु इस सब के बावजूद मैंने मोहित भैया को हकलाहट संबंधी एक और समस्या के बारे में बताया। कौन सी समस्या? मैंने उन्हें बताया कि वैसे तो मैं सबके सामने बिल्कुल सही ढंग से बोल लेती हूँ, परंतु कभी कभी मुझे अचानक से हकलाहट की समस्या शुरू हो जाती है। तो उन्होंने क्या कहा? सिया ने उत्सुकता से पूछा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हकलाहट की समस्या अब मेरी समस्या नहीं है। हकलाहट के बारे में बार बार सोचना, ये मेरी समस्या है। उन्होंने कहा कि मैं हर समय हकलाहट के बारे में सोचती रहती हूँ और डरती हूँ कि कहीं मैं फिर से हकलाने न लग जाऊं, जिस वजह से मैं कभी कभी हकलाने लग जाती हूँ। अगर मैं हकलाहट के बारे में सोचना बंद कर दूंगी और अपना ध्यान किसी और काम में लगाऊंगी, तब ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। मेरे मन में एक सवाल है। कैसा सवाल? अगर हकलाहट की समस्या किसी की हकलाहट की नकल करने के कारण पैदा होती है, तो ये समस्या उन फिल्म अभिनेताओं को क्यों नहीं होती जिन्होंने कई बार अपनी फिल्मों में हकलाहट की समस्या का अभिनय किया है? सिया, यही सवाल मैंने मोहित भैया से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि अभिनेता लोग जब हकलाने का अभिनय करते हैं तो वो उस परिस्थिति को एक अभिनय की नजर से सोचते हैं और कभी कभार ही करते हैं, जबकि हकलाहट की नकल करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता और लगभग ज्यादातर समय हकलाहट की नकल करने का झूठा नाटक करता है, और ये झूठा नाटक कब उनके जीवन की कड़वी सच्चाई बन जाती है उसे भी पता नहीं चलता। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि जन्मजात पैदा हुई हकलाहट की समस्या की अपेक्षा किसी की नकल करने की वजह से पैदा हुई समस्या का समाधान करना ज्यादा मुश्किल है? हाँ, क्योंकि इस प्रकार की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को पहले तो खुद को ही पता नहीं होता कि वो किसी की नकल करते हुए खुद उस समस्या का शिकार हो गया है, और जब तक उसे इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। नकल करने से पैदा हुई हकलाहट की समस्या को काबू में करना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि इस प्रकार से पैदा हुई समस्या में पीड़ित व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है और किसी से बात करने से डरने लगता है। उसका ये डर और आत्मविश्वास की कमी उसकी हकलाहट की समस्या को और बढ़ा देती है। इस प्रकार की समस्या से पीड़ित व्यक्ति सहमा सहमा सा रहता है। इसका कारण ये है कि पहले तो उस व्यक्ति को खुद को ही नहीं पता होता कि वो हकलाने की नकल करते हुए खुद इस समस्या का शिकार हो गया है,
क्योंकि उसके मुताबिक वो सही बोल सकता है और उसे हकलाहट जैसी कोई समस्या नहीं है। परंतु जब वो कभी बोलते समय रुक जाता है या यूं कह ले कि हकलाने लगता है, तो वो अपनी इस परिस्थिति पर हैरान परेशान हो जाता है। इससे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। अपनी समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले उसे अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाना होता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को किसी अजनबी जगह में जाकर अजनबियों से बातचीत करना चाहिए। यानी समस्या से पीड़ित व्यक्ति को किसी ऐसे शहर, गांव या कस्बे में जाकर वहां के दुकानदारों से खरीद फरोख्त करने के बहाने उनसे बातचीत करनी चाहिए। इससे ये होगा कि कहीं अगर वो व्यक्ति उस दुकानदार से बातचीत करते समय रुक जाता है या हकलाने लग जाता है, तो उसे अपनी हकलाहट की समस्या को कारण हुई बेइज्जती की चिंता नहीं होगी और ना उसे किसी बात का डर होगा, क्योंकि वो दुकानदार जिनके सामने वो हकला रहा है कौन सा उसे जानते हैं और ना ही कभी भविष्य में उनसे मुलाकात होनी है। इस प्रकार संबंधित व्यक्ति का डर समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौट आता है। जैसा कि मोहित भैया अक्सर कहते हैं कि हकलाहट की समस्या को काबू में करना और एक जंगली घोड़े को अपने वश में करना दोनों एक समान है। ये काम मुश्किल जरूर है, परंतु नामुमकिन नहीं। जिस प्रकार घोड़े को अपने वश में करने के लिए समय, धैर्य और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हकलाहट पर काबू पाने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। हकलाहट की समस्या को काबू में करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय हकलाहट की समस्या पर काबू पाने के लिए खर्च करते हैं। अगर इस बात को एक उदाहरण के द्वारा बताया जाए तो ये ऐसा है जैसे आपने नया साइकिल को चलाना सीखना हो। इसकी समय सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि आप जितनी रुचि और ईमानदारी साइकिल को चलाना सीखने में दिखाते हैं, उतनी ही जल्दी आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। इसके लिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कई बार हकलाहट को काबू पाने के लिए किए गए आपके प्रयास में समय अधिक लग जाता है और आप इससे ऊब कर या निराश होकर अपने प्रयास को बीच में ही छोड़ देते हैं, जो कि भविष्य में आपके द्वारा की गई एक गलती साबित होती है। हकलाहट पर काबू पाने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको विशेष तौर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों या स्पीच थेरेपी से जुड़े डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग जिनका मनोरथ सिर्फ धन कमाना होता है, वो आपको बेतुकी सी दवाएं और बेढंगी और बिना किसी अर्थ की तकनीक से आपकी हकलाहट की समस्या को हल करने का दावा करते हैं, जिससे निश्चित ही आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता और आपका इस सब से विश्वास उठ जाता है। अंत में आप हकलाहट को एक लाइलाज बीमारी समझकर इस पर भविष्य में नियंत्रण करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते। खैर, मेरी बात को छोड़ो और अपना बताओ, तुम्हारी हकलाहट की समस्या कहाँ तक काबू में आई? तुम्हें यहाँ आने का कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं? मुझे यहाँ आए हुए लगभग 20 दिन के आसपास हो चुके हैं और मेरी हकलाहट की समस्या भी काफी हद तक काबू में आ चुकी है। जाहिर है यहाँ आने का मुझे बहुत फायदा हुआ। तुम्हारी दिनचर्या क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि तुम हकलाहट की समस्या को लेकर दिनचर्या किस प्रकार की है तुम्हारी? मैं सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाती हूँ और ठीक 5:30 बजे मैदान में चली जाती हूँ। वहां जाकर जो हकलाहट की समस्या संबंधित व्यायाम मोहित भैया ने बताए थे वो करती हूँ। वही व्यायाम जिनको मोहित भैया बेवकूफ व्यायाम कहते हैं, छवि ने मजाकिया लहजे से कहा। हाँ, वही वाले। ये व्यायाम लगभग 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं। फिर कुछ देर तक आराम करने के बाद मैं एक किताब लेकर बैठ जाती हूँ और उसे जोर जोर से लेकिन धीमी गति से, जैसा कि मोहित भैया ने बताया था, वैसा पढ़ने लग जाती हूँ। ऐसा करने से कुछ फायदा भी हुआ? हाँ, ऐसा करने से मुझे बहुत फायदा हुआ। अब मैं साधारण बोलचाल में भी धीमी गति का प्रयोग करती हूँ और इस प्रकार मेरी हकलाहट की समस्या बिल्कुल ना के बराबर होती है। हाँ, धीमी गति से बोलने पर तुम्हें बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि इस प्रकार बोलने से मैंने अपनी हकलाहट की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया था। लेकिन छवि, एक बात बताओ, मुझे इस प्रकार से कब तक बोलना पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब है कि क्या मैं सारी उम्र इसी प्रकार धीमी गति से ही बोलूंगी? नहीं, इस प्रकार से तुम्हें सिर्फ तब तक बोलना पड़ेगा जब तक कि तुम्हें लगे ना कि तुम्हारी हकलाहट की समस्या काबू में आ चुकी है। जब तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ तो तुम साधारण गति से भी बोल सकती हो। यानी कि जब इसे लगे कि इसकी हकलाहट की समस्या शुरू होने वाली है, तो
तो ये फिर से धीमी गति से बोलना शुरू कर दे, या फिर किसी अपरिचित के सामने से बोलना पड़े जहां हकलाहट की समस्या होने का अंदेशा हो सकता है, तब ये धीमी गति से बोले। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद मैं कमरे में आ जाती हूँ और कमरे में लगे शीशे के सामने बैठकर अपने आप से पागलों की तरह बातें करने लग जाती हूँ। सिया, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे शीशे के सामने बैठकर बातें करने से बहुत लाभ हुआ। शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन अब इसकी आदत हो चुकी है। अब तो मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे भी शुरू में शीशे के सामने बैठकर बातें करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं अपने आप से क्या बातें करूं। दूसरा, मुझे काफी हिचकिचाहट महसूस होती थी, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया और अब मुझे शीशे के सामने बैठकर बातें करने में मजा आने लगा। इससे मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। अब तो मैं किसी से भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करती हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ देर आराम करती हूँ और फिर किताब लेकर बैठ जाती हूँ। मैं लगभग 1 घंटे तक किताब को जोर जोर से, ऊंची आवाज में लेकिन धीमी गति में पढ़ती हूँ। शाम को मैं फिर से दोबारा मैदान में आ जाती हूँ और वही बेवकूफ वाले व्यायाम करने लगती हूँ। इसी बीच मोहित भैया भी मैदान में आ जाते हैं और हम हकलाहट की समस्या के विषय में संबंधित बातचीत करते हैं। सिया, मेरा एक निजी प्रश्न है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें बचपन से ही हकलाहट की समस्या थी, तो क्या तुम्हारे माता पिता ने कभी इसको लेकर कोई अंधविश्वास किया है? मेरे कहने का मतलब है कि कभी कोई बाबा या तांत्रिक के पास इस समस्या के समाधान के लिए गए हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया, क्योंकि न्यूजीलैंड में बाबा या तांत्रिक वगैरह ना के बराबर होते हैं। हाँ, लेकिन मेरी माँ थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत है, जिस वजह से हम मंदिर जरूर जाते हैं और वहाँ के पंडित से मेरी हकलाहट की समस्या को दूर करने के बारे में जरूर बात करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम और तुम्हारा परिवार ऐसे अंधविश्वासों से बहुत दूर हैं, क्योंकि यहाँ भारत में तो अंधविश्वास जगह जगह पर पाए जाते हैं और ऐसे बाबा या तांत्रिक जो आपकी समस्या को चुटकी में हल करने का दावा करते हैं, उनकी तो यहाँ भरमार है। मैंने और मेरी माँ ने खुद बहुत से अंधविश्वास किए हैं। वो कैसे? जब मेरी हकलाहट की समस्या की शुरुआत हुई तो मेरी माँ किसी डॉक्टर को दिखाने के बजाय अपने मायके के गांव वाले बाबा को दिखाने ले गई और उस बाबा ने मुझे ये कह दिया कि मेरे ऊपर किसी चुड़ैल या भूतनी का साया है और इसको दूर करने के लिए मुझे कई प्रकार की पूजा वगैरह करनी होगी। फिर क्या था, उन्होंने कई प्रकार की पूजा वगैरह की, लेकिन इससे मेरी इस हकलाहट की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बहुत डांटा और तब से लेकर आज तक हम किसी भी बाबा या तांत्रिक के पास नहीं गए और ना ही हमने किसी प्रकार का कोई भी अंधविश्वास किया।